दिसंबर की ठंडी सुबह थी। गांव में कोहरा छाया हुआ था। राजवंशी हवेली में सब लोग रजाइयों में दुबके हुए थे, लेकिन रसोई में एक आवाज गूंज रही थी। अरे निधि, अभी तक चाय नहीं बनी। सुबह के 7 बज गए हैं। बस बस माँ जी, अभी बना रही हूँ। आज अलाव की लकड़ियाँ गीली थीं, इसलिए। हाँ हाँ, बहाने बनाने में तो तुम माहिर हो। मेरे समय में बहुएं सुबह 4 बजे उठ जाती थीं। निधि ने चुपचाप चाय बनाई। शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन सुमित्रा देवी की नजरों में वो कभी सही नहीं हो पाई। पति राजेश हमेशा बाहर व्यापार में व्यस्त रहते थे। दोपहर को हवेली के मुख्य द्वार पर एक गाड़ी रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति उतरे। नमस्कार सुमित्रा जी, मालिक ने भेजा है। राजेश ने? क्या बात है? मालिक को मुंबई में बड़ा सौदा मिला है। वो 3 महीने के लिए वहीं रहेंगे। ये चिट्ठी आपके लिए छोड़ गए हैं। सुमित्रा देवी ने चिट्ठी पढ़ी। उनके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। अच्छा, अब तो निधि को सबक सिखाने का मौका मिल गया। शाम को सुमित्रा देवी ने अपनी सहेली कमला को बुलाया। तो बता सुमित्रा, इतनी जल्दी क्यों बुलाया? कमला, राजेश 3 महीने के लिए मुंबई गया है। मैं निधि को हवेली से निकालना चाहती हूँ। क्या? लेकिन कैसे? मेरे पास एक योजना है। हम उसे ऐसा दिखाएंगे कि वो चोरी करती है, फिर पूरे गांव के सामने उसकी बेइज्जती करके भगा देंगे। लेकिन राजेश को क्या बताओगी? उसे कह देंगे कि निधि खुद भाग गई। वो विदेश में व्यस्त है। जब तक लौटेगा सब भूल जाएगा। अगले दिन निधि अपनी सहेली रिया से मिलने गांव के बाजार गई। निधि, तू इतनी उदास क्यों है? और देख, कितनी कमजोर हो गई है। रिया, मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। माँ जी मुझसे बहुत नफरत करती हैं। राजेश जी भी 3 महीने के लिए चले गए। निधि, तू हिम्मत मत हार। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और देख, सर्दी का मौसम है, अपना ख्याल रख। हाँ रिया, तेरा साथ है तो मुझे हिम्मत मिलती है। उसी शाम सुमित्रा देवी ने अपनी हीरे की अंगूठी को निधि के कमरे में छुपा दिया। हाय राम, मेरी अंगूठी, मेरी हीरे की अंगूठी गायब हो गई। क्या हुआ मालिक? मेरी दादी की अंगूठी, वो 50,000 की थी। जरूर किसी ने चोरी की है। माँ जी, शांत हो जाइए, हम ढूंढते हैं। तुम क्या ढूंढोगी? तुम्हारे आने के बाद से ही घर में अशांति है। रात का समय था। ठंडी हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं। निधि अपने कमरे में बैठी प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, मुझे राह दिखाओ। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तभी उसे याद आया कि शाम को माँ जी ने सबके कमरों की तलाशी की बात कही थी। उसे कुछ शक हुआ। अगर माँ जी मेरे कमरे में कुछ रख दें तो? नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन। निधि ने अपने कमरे में ढूंढना शुरू किया। अचानक अलमारी के पीछे उसे कुछ चमकता दिखा। ये क्या? माँ जी की अंगूठी? ये यहाँ कैसे आई? निधि समझ गई कि ये एक जाल है। उसने फौरन अंगूठी को वापस वहीं रख दिया और सोचने लगी। अगर मैं ये अंगूठी अभी दे दूं तो माँ जी कहेंगी कि मैंने चुराई थी, और अगर कल तलाशी में मिली तो भी वही बात। मुझे कुछ सोचना होगा। निधि रात भर जागी रही। सुबह होने से पहले उसे एक योजना सूझी। सुबह हुई। सुमित्रा देवी ने गांव के मुखिया और कुछ बुजुर्गों को बुलाया। मुखिया जी, मेरी बहुमूल्य अंगूठी चोरी हो गई है। मुझे शक है कि घर में ही किसी ने ली है। ये बहुत गंभीर आरोप है सुमित्रा जी। आप किस पर शक कर रही हैं? मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही।
लेकिन सबके कमरों की तलाशी लेनी चाहिए। माँ जी सही कह रही हैं मुखिया जी, तलाशी लेनी चाहिए। सबने हैरान होकर निधि की ओर देखा। अरे, ये इतनी शांत क्यों है? डर गई होगी। चलो पहले नौकरों के कमरे देखते हैं। पहले रामू और दूसरे नौकरों के कमरे की तलाशी ली गई। कुछ नहीं मिला। फिर सुमित्रा देवी के कमरे की तलाशी ली गई। सुमित्रा जी, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। हो सकता है आपने कहीं रख दिया हो। नहीं मुखिया जी, अभी निधि का कमरा बाकी है। जी माँ जी, चलिए मेरे कमरे में। सब लोग निधि के कमरे में गए। सुमित्रा देवी मन ही मन मुस्कुरा रही थीं। बेटा निधि, क्या तुमने कुछ देखा था? नहीं मुखिया जी, लेकिन क्या? बोलो सच सच। मुखिया जी, कल रात मुझे अलमारी के पीछे कुछ चमकता दिखा था, लेकिन अंधेरा था। मैं डर गई और देखा नहीं। मुखिया ने अलमारी के पीछे देखा। वहां अंगूठी नहीं थी। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने वही रखी थी। ये लड़की बहुत चालाक है। सुमित्रा जी, शायद आपने सचमुच कहीं और रख दी हो। व्यर्थ में किसी बेटी पर शक मत कीजिए। मुखिया और बाकी लोग चले गए। सुमित्रा देवी गुस्से से आग बबूला हो गई। तुमने अंगूठी कहाँ छुपाई है निधि? माँ जी, मुझे कुछ नहीं पता। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? शाम होते ही सुमित्रा देवी ने दूसरी योजना बनाई। इस बार मैं और बड़ी चाल चलूंगी। घर का खर्चे का पैसा गायब कर देती हूँ। 5,000 रुपए। लेकिन इतने पैसे राजेश को क्या बताओगी? उसे कहूंगी। निधि लेकर भाग गई। वैसे भी अब मैं इस बहू को नहीं रख सकती। लेकिन निधि ने रात में ही देखा कि माँ जी अपने कमरे से पैसे निकालकर कहीं छुपा रही हैं। उसने चुपचाप सब देखा। माँ जी फिर से कुछ गड़बड़ करने वाली हैं। मुझे सावधान रहना होगा। अगली सुबह निधि जल्दी उठी और गांव के मंदिर चली गई। बेटा निधि, तुम इतनी सुबह? सब ठीक है? पंडित जी, मुझे एक गवाह चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रही हो। पंडित जी, मुझ पर झूठे आरोप लग रहे हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए। ये कैसी सास है जो अपनी बहू के साथ ऐसा कर रही है? तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद पंडित जी। आज शाम को कुछ होने वाला है। कृपया आप मुखिया जी को भी साथ लेकर आइएगा। वापस हवेली में सुमित्रा देवी ने शोर मचाना शुरू किया। सुमित्रा देवी जोर से चिल्लाते हुए, हाय राम, 5,000 रुपए। महीने भर का राशन, पानी का खर्चा चोरी हो गया। मालकिन, क्या हुआ? रामू, घर का सारा पैसा गायब हो गया। अब मैं क्या करूंगी? माँ जी, क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? तुम कहाँ थी सुबह से? मैं मंदिर गई थी माँ जी। मंदिर? हाँ, चोरी करके भगवान से माफी मांगने गई होगी। माँ जी, आप ये आरोप क्यों लगा रही हैं? सुमित्रा ठीक कह रही है। पहले अंगूठी, अब पैसे। जरूर तुमने ही लिए हैं। तो फिर तलाशी ली जाए। मैं मुखिया जी को बुलाती हूँ। हाँ हाँ, बुलाओ। इस बार तो तुम पकड़ी ही जाओगी। शाम होते होते मुखिया जी, पंडित जी और गांव के कुछ बुजुर्ग हवेली में आए। सुमित्रा जी, फिर से क्या बात है? मुखिया जी, अब तो 5,000 रुपए गायब हो गए। मेरा महीने भर का खर्चा।
ये बहुत गंभीर बात है। किस पर शक है आपको? मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन तलाशी सबकी होनी चाहिए। मुखिया जी, पहले मेरे कमरे की तलाशी लीजिए, मैं खुद चाहती हूँ। सबसे पहले निधि के कमरे की तलाशी ली गई। हर कोना, हर दराज, हर संदूक, सब जगह देखा गया, कुछ नहीं मिला। बेटा, तुम्हारे कमरे में कुछ नहीं है। धन्यवाद मुखिया जी। अब नौकरों के कमरे देखिए। रामू और दूसरे नौकरों के कमरों की भी तलाशी ली गई, वहां भी कुछ नहीं मिला। ये ये कैसे हो सकता है? सुमित्रा जी, अब आपके कमरे की तलाशी लेनी होगी। क्या? मेरे कमरे की? ये क्या बेइज्जती है? नियम सबके लिए एक है सुमित्रा जी। अगर बाकी सबके कमरे देखे हैं तो आपका भी देखना होगा। सुमित्रा, कोई बात नहीं, तुम्हारे कमरे में तो कुछ नहीं मिलेगा। सब लोग सुमित्रा देवी के कमरे में गए। तलाशी शुरू हुई। मुखिया अलमारी खोलते हुए, ये क्या? यहाँ एक थैली है। वो मेरी बचत है। इसमें तो 5,000 रुपए हैं। और ये देखो, हीरे की अंगूठी भी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा जी, ये क्या है? आपने खुद ही अपनी चीजें छुपाई और अपनी बहू पर आरोप लगाए। नहीं, मैंने सुमित्रा को कुछ याद नहीं रहता, बुढ़ापे में भूल जाता है सब। भूल जाना अलग बात है, लेकिन किसी निर्दोष पर आरोप लगाना गुनाह है। मुखिया जी, मुझे कुछ कहना है। बोलो बेटा। माँ जी ने जानबूझकर ये सब किया है। पहली बार जब अंगूठी गायब हुई तो मैंने उसे अपने कमरे में छुपी देखा था। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैंने उस अंगूठी को रात में ही निकालकर पंडित जी के मंदिर में रख दिया था। सुबह उन्हें सब बता दिया। ये रही वो अंगूठी। निधि ने मुझे सुबह ही दे दी थी और सारी बात बताई थी। सुमित्रा जी, अब तो सच बोलिए, आपने ऐसा क्यों किया? सुमित्रा, अब सच बता दे। हाँ, मैंने किया। मुझे ये बहू पसंद नहीं। मैं इसे घर से निकालना चाहती थी। सभी गांव वाले सुमित्रा देवी को घूरने लगे। सुमित्रा जी, आपने अपनी ही बहू के साथ इतना बड़ा अन्याय किया, शर्म नहीं आती? मुझे लगा कि राजेश मुझसे ज्यादा इसे प्यार करता है। घर में मेरी कोई अहमियत नहीं रही। माँ जी, मुझसे बात मत करो। मुझे तुमसे माफी नहीं मांगनी। माँ जी, मुझे माफी की जरूरत नहीं। मुझे बस इतना समझ नहीं आया कि आपने मुझसे कभी प्यार से बात क्यों नहीं की। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आई। सुमित्रा देवी के आंसू नहीं रुक रहे थे। बेटा, तुम चाहो तो हम सुमित्रा जी को पंचायत में ले जा सकते हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। नहीं पंडित जी, वो मेरी माँ है। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। लेकिन बेटा इन्होंने तुम्हारी इज्जत से खेला। मुखिया जी, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तीन साल पहले की बात है। मीना जब पहली बार गांव आई तो उसने राधा को देखा, घर का काम करते हुए, सास की सेवा करते हुए, खेतों में मदद करते हुए। एक दिन मीना ने राजू से कहा, देखा तुमने, पड़ोस की बहू को कैसे काम में जोते रखा है उसकी सास ने। मैं ऐसे नहीं रह सकती। मीना, राधा खुशी से सब करती है। उनका परिवार बहुत अच्छा है। लेकिन मीना के मन में अहंकार का बीज बो दिया गया था। वो राधा से प्रतिस्पर्धा करने लगी, लेकिन अपने तरीके से, दिखावे में, कपड़ों में, गहनों में। एक दिन गंगा देवी ने कहा, बेटी मीना, सर्दियों में छत पर सोना अच्छा नहीं। तुम्हें और राजू को ठंड लग जाएगी। सासू जी, आप तो पुराने जमाने की हैं। शहर में लोग एयर कंडीशनर में सोते हैं और आप ठंड की बात कर रही हैं। वैसे भी छत पर सोने से सेहत अच्छी रहती है, ये तो डॉक्टर भी कहते हैं। गंगा देवी चुप हो गईं। उन्हें बुरा लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दिसंबर का महीना था।
उस साल सर्दी बहुत पड़ रही थी। रात में तापमान शून्य के नीचे चला जाता था। गांव के लोग अपने घरों में दुबके रहते थे। एक दिन मीना और राधा की बातचीत हुई कुएं पर। राधा ने कहा, भाभी, इतनी ठंड में आप छत पर कैसे सोती हैं? अंदर कमरे में सो जाओ। राधा, तुम क्या जानो, छत पर सोने से ताजी हवा मिलती है, सेहत अच्छी, हम तो बचपन से ऐसे ही सोते आए हैं। यह झूठ था। मीना शहर में हमेशा कमरे में ही सोती थी। राधा ने चिंता जताई। लेकिन भाभी, सासू जी का क्या? वो तो बूढ़ी हैं, उन्हें। सासू जी ने ही तो सिखाया है कि ठंड में छत पर सोना चाहिए। अब वो भी तो छत पर ही सोती हैं। राधा अचंभित रह गई। वो जानती थी कि यह गलत है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात से मीना ने एक नया नियम बना दिया। गंगा देवी को छत पर सोना होगा और दरवाजा सुबह 6 बजे ही खुलेगा। गंगा देवी ने विरोध किया। बेटी, मुझे बहुत ठंड लगती है, मैं अंदर कमरे में सो जाऊं? सासू जी, आपने ही तो कहा था कि छत पर सोना सेहत के लिए अच्छा है। अब आप ही मुकर रही हैं। लोग क्या कहेंगे? बूढ़ी हो गई, अब कुछ नहीं कर सकती। गंगा देवी का दिल टूट गया, लेकिन वो चुप रह गईं। उन्होंने सोचा, शायद मैं ही गलत हूं। शायद मुझे सचमुच छत पर सोना चाहिए। रामलाल और सरला को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। एक दिन सरला ने राधा से कहा, बेटी, तुम मीना से बात करो। गंगा देवी को इस ठंड में छत पर सोना ठीक नहीं। राधा ने कहा, माँ जी, मैंने कोशिश की थी, लेकिन भाभी मानती नहीं। रामलाल ने कहा, मैं राजू से बात करूंगा। लेकिन जब रामलाल ने राजू से बात की तो राजू ने कहा, चाचा, मीना मेरी पत्नी है। वो जो करती है सही ही करती होगी। आप बेकार की बातों में मत पड़िए। रामलाल को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, प्यार में अंधा इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है। वो रविवार की सुबह थी। तापमान -2 डिग्री था। पूरा गांव कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। सुबह 5 बजे गंगा देवी छत पर ठंड से कांप रही थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बेटा राजू, बहू मीना, दरवाजा खोल दो, बहुत ठंड है। गंगा देवी वापस छत के कोने में बैठ गईं। उनका पूरा शरीर जम गया था। उनकी उंगलियां नीली पड़ने लगी थी। उसी समय पड़ोस की छत पर राधा सुबह की चाय बनाने के लिए आई। उसने गंगा देवी को उस हालत में देखा, चिल्लाई, माँ जी, जल्दी आओ। सरला और रामलाल दौड़कर छत पर आए। उन्होंने गंगा देवी को देखा। वो बेहोश हो रही थीं। ठंड से उनका शरीर अकड़ गया था। रामलाल तुरंत राजू के दरवाजे पर गए और जोर से खटखटाया। राजू, दरवाजा खोलो, तुम्हारी मां को कुछ हो गया है। राजू और मीना दरवाजा खोलकर बाहर आए। जब उन्होंने अपनी मां को उस हालत में देखा तो राजू के होश उड़ गए। रामलाल ने तुरंत गंगा देवी को गर्म कंबल में लपेटा और अपने घर ले गए। सरला और राधा ने गर्म पानी की बोतलें उनके पास रखीं, गर्म दूध पिलाया। आधे घंटे बाद गंगा देवी को होश आया। उनकी आंखों में आंसू थे। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रामलाल के पैरों में गिर पड़े। चाचा, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया। बेटा, गलती का एहसास हो जाना ही सबसे बड़ी सजा है। अब आगे ऐसा मत करना। मीना भी रो रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो गंगा देवी के पास गई। सासू जी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। बेटी, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं, मुझे दुख इस बात का है कि तुमने अहंकार को अपने ऊपर हावी होने दिया।
बेटी मीना, सास बहू का रिश्ता दुश्मनी का नहीं, प्यार और सम्मान का होता है। राधा को देखो, वो अपनी सास को माँ समझती है और मैं उसे अपनी बेटी। भाभी, हम दोनों दोस्त हैं। आओ, हम साथ मिलकर अपने परिवार को खुश रखें। उस दिन के बाद मीना पूरी तरह बदल गई। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया। वो गंगा देवी की सेवा करने लगी, उनका ख्याल रखने लगी। सर्दियों में अब गंगा देवी गर्म कमरे में सोती। मीना उनके लिए गर्म दूध बनाती, उनके पैर दबाती। राजू भी बदल गया। उसे एहसास हुआ कि पत्नी के प्यार में अंधा होकर उसने अपनी मां को बुला दिया था। दोनों परिवार फिर से दोस्त बन गए। अब वे साथ मिलकर त्योहार मनाते, साथ खाना खाते। एक दिन मीना ने राधा से कहा, राधा, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा। तुमने मुझे सच्चे रिश्तों की कीमत समझाई। भाभी, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, यही तो जिंदगी है। एक छोटे से गांव में 70 साल की एक बुजुर्ग औरत रहती थी। वो बहुत दयालु थी और छोटे से झोंपड़े में रहती थी और वो रोज समोसे बेचा करती थी। आओ बच्चों, ताजे समोसे, गरम गरम। उनके ठेले के पास भीड़ लग जाती है। दादी माँ, मुझे 2 समोसे दो। मुझे 3। अरे वाह, यह तो कमाल के समोसे हैं, इतने स्वादिष्ट। हाँ हाँ, सही बात है। आपके समोसे में जादू है क्या? नहीं बेटा, बस प्यार से बनाती हूँ। दूसरी तरफ मोहन, जो 40 साल का था, वो भी समोसे बेचा करता था और वो बहुत लालची और चालाक इंसान था। अरे भैया, समोसे लो, समोसे, सस्ते समोसे। उसके पास कोई नहीं आता क्योंकि उसके समोसे बासी थे। मोहन की पत्नी कविता, जो बहुत लालची थी और तीखी आवाज में बोलती है, अरे कोई तो आओ भैया, समोसे ले जाओ। एक आदमी वहाँ समोसे लेने आता है और खरीदता है। थू थू, यह क्या है? बासी आलू, तेल की कितनी गंदी बदबू आ रही है। समोसे की क्वालिटी एकदम बेकार है। वो समोसा फेंक देता है और बिना खाए वहाँ से चला जाता है। यह सब उस बुढ़िया की वजह से है। उसकी वजह से हमारे एक भी समोसे नहीं बिकते हैं। सही बात है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? कुछ करना पड़ेगा इस बुढ़िया का तो। अगली सुबह 5 बजे थोड़ा अंधेरा छाया हुआ है। मोहन और कविता बुढ़िया के घर के बाहर छुपे हैं। देखो, वो निकली। चुपचाप पीछे आओ। वो अपने घर के पीछे जाती है। वहाँ एक छोटा सा खेत है। भगवान का शुक्र है, मेरी छोटी सी खेती से इतने अच्छे आलू मिलते हैं। तो यह राज है। वो अपने खेत से ताजे आलू लाती है, इसलिए उसके समोसे इतने टेस्टी होते हैं। तो अब इस खेत को खराब कर देते हैं। लेकिन कैसे? देखो, रात को आएंगे। तुम देखती जाओ मैं कैसे इस खेत को खराब कर देता हूँ। उसी रात को 12 बजे दोनों खेत में आते हैं।
वो दोनों मिलकर खेत को बर्बाद कर देते हैं। हा 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 हा, अब देखते हैं कैसे बनाती है समोसे। चलो भागो, सुबह होने से पहले हम निकल जाते हैं। दोनों भाग जाते हैं। अगली सुबह बुढ़िया माई खेत में आलू लेने आती है और देखती है खेत सारा बर्बाद हो चुका होता है। अरे, आज के समोसे के लिए आलू सब बर्बाद हो गए। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरी पूरी फसल खराब हो गई। अब मैं समोसे कैसे बनाऊंगी? मेरा गुजरान कैसे होगा? उसी दिन बुढ़िया माई बाजार से आलू लाकर समोसे बनाकर लाई है। यह तो बासी है। माफ करना बेटा, मेरी फसल खराब हो गई है। तो हम क्या करें? चलो मोहन की दुकान पर चलते हैं। सभी लोग मोहन की दुकान पर जाते हैं। मोहन मुस्कुराते हुए कविता से कहता है, देखा, अब हमारी दुकान चल रही है। हा 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 हा, हमने उस बुढ़िया को रास्ते से निकाल दिया। कुछ दिन बाद चौराहे पर एक अंधा व्यक्ति सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है। बुढ़िया माई सावधानी से उसे सड़क पार करवाती है। अगली सुबह बुढ़िया माई उठती है और सोचती है, आज फिर बाजार से बासी आलू से समोसे बनाने पड़ेंगे। तभी उसकी नजर एक मेज पर पड़ती है। यह कढ़ाई कहाँ से आई? एक सुनहरी चमकती हुई कढ़ाई मेज पर रखी है। पास ही में एक छोटा सा नोट है। नोट पर लिखा है, दयालु माई, यह आपकी नेकी का इनाम है। इस कढ़ाई में जो भी पकाओगी वो स्वादिष्ट बनेगा। यह तो कमाल है, भगवान का करिश्मा। बुढ़िया माई कढ़ाई को छूती है और एक हल्की सी चमक निकलती है। उसी दिन बाजार में बुढ़िया माई जादुई कढ़ाई में बनाए समोसे लेकर जाती है। ताजे समोसे, गरम गरम। माई, अब तो तुम्हारे समोसे अच्छे नहीं रहे। बेटा, एक बार तो ट्राई करो। ग्राहक एक समोसा खरीदता है। यह तो अमेजिंग है, पहले से भी ज्यादा टेस्टी। सच में, मुझे भी दो। इतनी सारी भीड़, भगवान का शुक्र है। दूसरी तरफ मोहन गुस्से में कविता से कहता है, यह क्या हो रहा है? उस बुढ़िया के पास फिर से इतनी भीड़। लेकिन कैसे? उसकी खेती तो हमने बर्बाद कर दी थी। चलो जाकर देखते हैं। दोनों बुढ़िया के पास जाते हैं और भीड़ में छुपकर देखते हैं। यह इतना स्वादिष्ट कैसे बना? बेटा, प्यार से बनाया है। कुछ तो गड़बड़ है, देखो उसकी कढ़ाई को। ये कढ़ाई तो अलग है। दोनों कढ़ाई को देखते हैं, वो थोड़ी चमक रही है।
अच्छा, तो इस कढ़ाई में ही राज है। फिर मोहन और कविता उस कढ़ाई को चुराने के बारे में सोचते हैं। रात को मोहन और कविता चुपके से बुढ़िया माई के घर में घुसते हैं। वो देखो, कढ़ाई रखी है। मोहन कढ़ाई को उठा लेता है और उसमें से एक हल्की सी रोशनी निकलती है। यह तो चमक रही है, यह जादुई है। फिर दोनों कढ़ाई लेकर भाग जाते हैं। दोनों कढ़ाई लेकर घर आ जाते हैं और समोसा बनाने की तैयारी करते हैं। अब देखो, हम इस जादुई कढ़ाई में समोसे बनाएंगे, फिर सारा गांव हमसे खरीदेगा। हा 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 हा, सही बात है। वो कढ़ाई में समोसे बनाना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही तेल गर्म होता है, तेल से काला धुआं निकलता है। यह क्या धुआं? समोसे तलते हैं, लेकिन वो एकदम काले और बदबूदार हो जाते हैं। मोहन एक समोसा खाकर देखता है। थू, यह तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाय राम, ये तो बहुत बुरा है। लेकिन कैसे? यह तो जादुई कढ़ाई है। शायद यह जादू सिर्फ उस बुढ़िया के लिए ही काम करता है। जाओ, ये कढ़ाई उस बुढ़िया को वापस करके आओ, ये हमारे किसी काम की नहीं है। मोहन वो कढ़ाई चुपके से वापस रख देता है। अरे, मेरी कढ़ाई ये कहाँ गई थी? लगता है किसी ने इसे चुराया होगा और वापस कर दिया। फिर उसे अपनी खेती याद आती है। अरे, मेरी खेती वो भी अचानक ही खराब हुई थी। शायद ये कढ़ाई चुराने वाले ने ही मेरी खेती खराब की होगी। बुढ़िया माई सोने का नाटक करती है, लेकिन जाग रही है। खिड़की से मोहन और कविता चुपके से देखते हैं। तो यह लोग हैं, इन्होंने ही मेरी खेती खराब की थी। अब मुझे पता है क्या करना है। बुढ़िया माई अगले दिन जादुई कढ़ाई में समोसे बनाकर लाती है। पहले से भी ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है। मोहन और कविता दूर से देखते हैं और अंदर ही अंदर जलते हैं। यह कैसे हो रहा है? उस कढ़ाई में जरूर कुछ है। शाम को बुढ़िया माई मोहन की दुकान पर आती है। नमस्ते बेटा। नमस्ते माई। मुझे सब पता है कि तुम लोगों ने ही मेरी खेती खराब की थी और मेरी जादुई कढ़ाई भी तुमने ही चुराई थी। मैं तुम्हें सजा देने नहीं आई, मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। तुमने मेरी खेती इसलिए खराब की क्योंकि तुम्हें लगा कि मेरी सफलता तुम्हारी असफलता का कारण है, लेकिन सच यह नहीं है। तुम्हारे समोसे इसलिए नहीं बिकते क्योंकि तुम बासी सामान इस्तेमाल करते हो, तुम ग्राहकों को ठगते हो। लेकिन ताजा सामान महंगा होता है। नहीं बेटा, तो क्या किसी को ठगना अच्छी बात है? ईमानदारी से काम करो, अच्छा सामान इस्तेमाल करो, प्यार से बनाओ, ग्राहक खुद आएंगे। लेकिन आपकी जादुई कढ़ाई? बेटी, यह कढ़ाई सिर्फ उसके लिए काम करती है जिनका दिल साफ हो। जब तुमने इसमें बुरी नीयत से खाना बनाया तो यह खराब हो गया। असली जादू नेक इरादों में है, कढ़ाई में नहीं। माई, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया।
माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दो माई, हम बहुत शर्मिंदा है। मैं तो तुम्हें पहले से ही माफ कर चुकी हूँ, लेकिन तुम खुद को माफ करो और अब से सही रास्ते पर चलो। ठीक है माई, अब हम अच्छा सामान इस्तेमाल करेंगे। कुछ हफ्तों बाद दोनों की दुकानों पर भीड़ लगी है। मोहन की दुकान पर स्वादिष्ट समोसे मिलते थे और बुढ़िया माई की दुकान पर भी प्यार वाले गरम गरम समोसे मिलते थे। अब ग्राहक दोनों दुकानों से समोसे खरीदते हैं और दोनों का गुजरान अच्छे से चलता है। माई, आप सही थी। ईमानदारी से काम करने में असली खुशी है। यही तो असली कमाई है बेटा। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन शांति और इज्जत हमेशा रहती है। आपने हमारी जिंदगी बदल दी माई। नहीं बेटी, तुमने खुद अपनी जिंदगी बदली, मैंने तो बस रास्ता दिखाया। और इस तरह जादुई कढ़ाई ने सिर्फ स्वादिष्ट समोसे ही नहीं बनाए, बल्कि 2 जिंदगियों को भी बदल दिया।